मैं हूँ मुस्कान और आप सुन रहे हैं कबीर और श्रेया की कहानी। आइए सुनते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। नवी के पिता जल्दी से उस कार की तरफ चले गए और बाहर से शीशे पर खटखटाने लगे, लेकिन जब आखिरकार कार का शीशा नीचे हुआ तो वो तुरंत जम गए, क्योंकि उनके सामने खुद मिस्टर प्रेसिडेंट थे। बेशक नवी के पिता ने ये नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। उन्होंने तुरंत अपना हाथ उस गाड़ी पर से हटा लिया और एक कदम पीछे होकर खड़े हो गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इस तरह से मिस्टर प्रेसिडेंट से मिलेंगे। कुछ देर के लिए नवी के पिता ने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की, इस बारे में सोचते हुए कि उनके सामने जो इंसान था वो महान मिस्टर प्रेसिडेंट थे। वो तुरंत झुककर बोले, आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर प्रेसिडेंट। नवी ने अपने पिता की तरफ एक नजर देखा और वो बोली, अगर और कुछ नहीं है तो आपको चले जाना चाहिए। वो बोले, हाँ सही कहा, मैं चलता हूँ, आप लोग आराम से बातें कीजिए। नवी ने अपने पिता की तरफ देखा जो इस वक्त इतने अच्छे से पेश आ रहे थे। उसने अपना सर हिलाया और हर्षवर्धन के साथ गाड़ी में बैठ गई। नवी के पिता कार के पीछे ही झुककर खड़े रहे। जब वो कार वहां से बहुत दूर जा चुकी थी उसके बाद ही वो वापस सीधे खड़े हुए। वो अभी भी मन ही मन सोच रहे थे कि काश अंदर बैठे हुए उन कमीनों को पता होता कि मिस्टर प्रेसिडेंट खुद उन्हें यहाँ लेने के लिए आए थे, तो फिर शायद उन लोगों में बकवास करने की हिम्मत नहीं होती। उधर कार में नवी ने हर्षवर्धन की तरफ देखा। वो एकदम चुपचाप पूरे ध्यान से कार चला रहा था। उसकी आंखें एकदम सामने थी और उसके सेंट की खुशबू पूरी कार में फैल गई थी। ऐसा लग रहा था कि उसके कपड़ों पर जो खास खुशबू वाला सेंट था उस कार की हवा में उसकी खुशबू हल्की हल्की खुल सी गई थी। वो बहुत ही स्वीट और फ्रेश सी खुशबू थी। नवी ने कहा, आज मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए थैंक यू। हर्षवर्धन बोला, कोई बात नहीं, अब तुम कहाँ जाना चाहती हो? नवी ने कहा, मेरे दिमाग में कोई खास जगह नहीं है, अब जब हम लोग बाहर ही हैं तो हम लोग वॉक पर जा सकते हैं। हर्षवर्धन ने तिरछी नजरों से उसकी तरफ देखा। नवी ने कहा, अगर मैं अभी वापस जाऊंगी तो मुझे डेफिनेटली वो क्लास लगाना पड़ेगी। तभी अचानक से नवी के पेट में गुड़गुड़ होने लगी थी। अपने पेट पर हाथ रखे वो कुछ एक पल के लिए हैरान रह गई। हर्षवर्धन ने उसकी तरफ देखा और वो बोला, चलो वापस चलकर पहले कुछ खा लेते हैं। उसने पूछा, तुम क्या खाना चाहती हो? नवी ने कहा, कुछ भी चलेगा, क्यों ना हम मोमोज खाए? मुझे प्रेसिडेंशियल पैलेस के मोमोज खाने अलाउड नहीं है, मुझे मोमोज खाए बहुत वक्त हो चुका है। हर्षवर्धन ने उसकी तरफ देखा और अपना सर हिला दिया। इत्तेफाक से उनके रास्ते में एक ही रेस्टोरेंट था। नवी ने कहा, चलो यहीं चलते हैं, मुझे लगता है मैंने यहाँ पर एक बार पहले खाना खाया है, वो काफी बढ़िया था। जल्दी से हर्षवर्धन ने बड़े आराम से वो कार रिवर्स करके उसे रोड के साइड में पार्क कर दिया था। जैसे ही एंट्रेंस पर वो अटेंडेंट ने एक इतनी बढ़िया गाड़ी देखी, उसने बड़े आराम से उन लोगों को बेहतर पार्किंग स्पॉट में बात करने का इशारा कर दिया। वो खास तौर पर नवी और हर्षवर्धन के साथ बड़ी इज्जत से पेश आ रहा था। रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है सर और मैडम। उन दोनों के अंदर चले जाने के बाद हर्षवर्धन ने लो प्रोफाइल रखी और ज्यादा कुछ नहीं बोला। उसके आसपास के लोगों ने जब हर्षवर्धन को देखा तो वो बस छुप छुप कर उसकी तरफ देख रहे थे, लेकिन उन लोगों में सीधे उसकी आंखों में आंखें डालकर उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं थी और वो लोग बस चुप करके बस देख रहे थे। वो लोग मन ही मन सोच रहे थे कि आदमी एकदम मिस्टर प्रेसिडेंट के जैसा लग रहा है। नवी ने अटेंडेंट से पूछा, क्या यहाँ पर कोई प्राइवेट रूम भी है? वो अटेंडेंट बोला, जी हाँ मैम, इस तरफ आइए। जल्दी वो अटेंडेंट उन दोनों को अंदर ले गया। वो वेटर हर्षवर्धन की तरफ घूर घूर कर देख रहा था, लेकिन उसमें फिर भी ये पूछने की हिम्मत नहीं थी कि क्या आपके सामने जो इंसान था वो सच में मिस्टर प्रेसिडेंट था या नहीं। लेकिन जब वो उन्हें कमरे के अंदर छोड़कर वापस बाहर आया तो उन्हें एक्साइटेड होकर अपने आसपास के लोगों से कहा, वो इंसान मिस्टर प्रेसिडेंट की तरह लगता है। किसी और ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, मिस्टर प्रेसिडेंट हमारे छोटे से रेस्टोरेंट में खाना खाने क्यों आएंगे? वो अटेंडेंट बोला, वही तो, इसीलिए मैंने भी उनसे पूछने की हिम्मत नहीं की, हो सकता है कि वो बस उनके जैसे दिखता हो। दूसरे अटेंडेंट ने पूछा, तो फिर तुम उसे घूर क्यों रहे हो? वो अटेंडेंट बोला, वो बस कुछ ज्यादा ही हैंडसम है। हर्षवर्धन ने अपने आसपास देखा, जबकि नवी बोली, यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी में खाना मिलता है, मैं एक बार पहले यहाँ पर खाने आई थी, लेकिन उसके बाद मैं वापस नहीं आई क्योंकि मैं बहुत ही बिजी हो गई थी। ये रेस्टोरेंट देखने में छोटा लग सकता है लेकिन यहाँ का खाना सच में बहुत अच्छा है। हर्षवर्धन बोला, नवी ने देखा कि हर्षवर्धन लगातार इधर उधर देखे जा रहा था। उसने पूछा, तुम क्या देख रहे हो? क्या ऐसा इसीलिए है क्योंकि तुम पहले कभी इतनी छोटी सी जगह पर खाना नहीं खाने आए? हर्षवर्धन ने बोला, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। नवी ने हैरान होकर पूछा, क्या सच में? तुम सच में यहाँ पर पहले आ चुके हो? हर्षवर्धन बोला, मैं प्रेसिडेंशियल विजिट के लिए यहाँ आया था। ठीक है फिर। उसका जवाब कुछ ज्यादा ही शानदार था और अभी नवी को इन सब की आदत नहीं थी। जल्द ही उनका खाना सर्व हो गया। नवी ने अपने लिए मोमोज मंगवाए थे। जब उसने वो खाया तो उसे ऐसा लगा जैसे इतने दिनों के बाद ये न जाने क्या उसने खा लिया हो और इसकी वैल्यू उसे पता चल गई थी। उसे किसी शानदार पकवान से भी ज्यादा अच्छा लग रहा था। प्रेसिडेंशियल पैलेस के लोग न्यूट्रिशन पर हद से ज्यादा ध्यान देते थे। हेल्दी मील्स टेस्ट में बहुत ही वाहियात होते हैं, लेकिन उन्हें मिस्टर प्रेसिडेंट की सेहत के लिए ये सब करना पड़ता था। नवी ने खुश होकर एक गहरी सांस ली और वो बोली, वाह, मजा ही आ गया, कितना स्वाद है इसमें। लेकिन तभी उसने हर्षवर्धन की तरफ देखा। वो बस बिना मिर्ची का सूप पी रहा था। वो सूप को भी इतने एलिगेंट तरीके से पी रहा था मानो वो कोई शानदार पकवान खा रहा हो। वो बड़े ही ध्यान से धीरे धीरे अपना खाना खा रहा था और बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसे देखकर नवी भी ढंग से बैठ गई और उसने फुहड़ों की तरह खाना खाने की हिम्मत नहीं की। वो बोली, तुम ये स्पाइसी तरी वाला खाना क्यों नहीं खा रहे? वो खाना इतना स्वाद नहीं होगा जितना ये है। हर्षवर्धन ने बड़े आराम से कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने अपना सर उठाकर नवी की तरफ देखा, जिसका चेहरा मिर्च खाने की वजह से लाल हो चुका था। उसका मुंह ऐसे लग रहा था जैसे उसे किसी कीड़े ने काट लिया हो। उसके होठ भी एकदम नम हो गए थे। काफी देर तक उसकी तरफ देखने के बाद हर्षवर्धन ने आखिरकार अपनी नजरें उससे हटा ली थी और बोला, ठीक है, जल्दी से अपना खाना खाओ। नवी ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, ठीक है फिर, अब जब तुम इतना बढ़िया खाना एंजॉय करना ही नहीं चाहते तो मैं अकेले ही खा लूंगी। हर्षवर्धन ने पूछा, क्या तुम्हारे डैड वहाँ पर जुआ खेलते हैं? नवी बोली, हाँ, अगर वो वहाँ बिना पैसे के जाते हैं और सब कुछ हार जाते हैं तो हमें पैसे देकर उन्हें वहाँ से छुड़वाना पड़ता है। हर्षवर्धन ने पूछा, क्या तुम्हारी फैमिली अभी भी उस छोटे से मोहल्ले में रह रही है? नवी ने बोला, हाँ, वो वही रह रहे हैं जहाँ तुम उस दिन गए थे। पहले मेरा भाई भी मम्मी पापा के साथ उसी रूम को शेयर करता था, अब जब मैं वहाँ नहीं रह रही हूँ तो मेरा रूम वो यूज करता है। ये सुनकर हर्षवर्धन ने चुपचाप अपना सर हिलाया।
उसकी तरफ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बड़ी गहरी सोच में हो। कुछ देर बाद वो नवी से बोला, प्रेसिडेंशियल पैलेस के पास मेरी एक प्रॉपर्टी है, वो प्रेसिडेंशियल पैलेस के 3 गली छोड़कर वहीं पर है। मुझे लगता है कि इतना डिस्टेंस एकदम सही है, तुम उन लोगों को वहाँ शिफ्ट होने के लिए क्यों नहीं कहती? नवी ने हैरान होकर हर्षवर्धन की तरफ देखा और वो बोली, ये अच्छा नहीं होगा, है ना? हर्षवर्धन ने फिर से कहा, इसमें कोई बुराई नहीं है, मेरे सबऑर्डिनेट्स के लिए उन पर नजर रखना आसान हो जाएगा और हम लोग ये भी देख पाएंगे कि तुम्हारे डैड कोई और मुसीबत खड़ी ना करें। अगर यही वजह थी तो नवी के पास कहने के लिए कुछ और नहीं था। उसने बस हर्षवर्धन की तरफ देखा और वो बोली, तो फिर मैं अपने भाई और अपनी माँ की तरफ से तुम्हें थैंक यू कह रही हूँ। हर्षवर्धन बोला, कोई बात नहीं। उसने नवी की तरफ देखा, वो हल्का सा मुस्कुरा रही थी और इतना तीखा खाने की वजह से उसका चेहरा पहले से ही लाल हो चुका था। वो खाना इतना तीखा था कि उसकी आंखों में पानी आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि कभी भी उसकी आंखों से आंसू टपकने लगेंगे। हर्षवर्धन ने कहा, बस बहुत हो गया, खाना बंद करो, अगर तुम इतना ज्यादा खा लोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। नवी ने कहा, कोई बात नहीं, सब सही है, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे सब खाने की आदत है। हर्षवर्धन बोला, कल हमें प्रेसिडेंशियल विजिट के लिए जाना है, मैं नहीं चाहता कि रास्ते में तुम्हारा पेट खराब हो जाए। नवी सच में उस विजिट के बारे में तो भूल ही गई थी। नवी ने अपना कांटा नीचे रख दिया और बोली, अगर ऐसा है तो चलो चले। हर्षवर्धन ने वेटर को बुलाया और उसे कुछ मीठा लाने के लिए कहा। उसके बाद वो नवी से बोला, थोड़ा मीठा खा लो, तुमने अभी अभी अपने पेट पर इतना प्रेशर डाला है, इससे थोड़ा सा कम हो जाएगा। इस कहानी में आगे क्या होगा सुनेंगे अगले एपिसोड में। हाय, मैं हूँ मुस्कान और आप सुन रहे हैं कबीर और श्रेया की कहानी। नवी को ऐसा लगा कि प्रेसिडेंशियल पैलेस में इतने दिनों से रहकर हेल्दी खाना खाते खाते उसकी डाइजेस्ट करने की शक्ति अब कम हो गई है। उसे अब बस हेल्दी खाना खाने की आदत हो गई थी। अब वो जंक फूड डाइजेस्ट नहीं कर सकती थी। आधी रात में नवी के पेट में अचानक से दर्द होने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे वो दर्द के मारे मर ही जाएगी। उसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वो आखिरकार अपने कमरे से निकलकर दवाई मांगने के लिए बाहर चली गई। लेकिन प्रेसिडेंशियल पैलेस की आधी रात को पूरी तरह से सन्नाटा था और वहाँ पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। अपने पेट को कस के पकड़े हुए वो चल ही रही थी कि तभी अचानक से उसे ऐसा लगा मानो वो किसी दीवार से टकरा गई। उसने सर ऊपर उठाकर देखा तो अपने सामने हर्षवर्धन को पाया। हर्षवर्धन ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? नवी के पास उसे सच बताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो बोली, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं दवाई को देखने बाहर आ गई थी। हर्षवर्धन ने देखा कि वो दर्द के मारे झुक रही थी। उसने अपने आसपास देखा और फिर अचानक से नवी को अपने बाहों में उठा लिया। नवी बोली, मैं नवी मना करना चाहती थी लेकिन उसके पेट में बहुत ही गंदा दर्द हो रहा था। वो बस दर्द के मारे सिकुड़ गई थी और बोली, मुझे सच में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मैं बहुत ही ज्यादा। हर्षवर्धन उसे उठाकर अपने कमरे में ले गया। दवाई लेने के बाद नवी को पहले से काफी बेहतर लग रहा था और वो वहाँ पर लेटी हुई जोर जोर से सांसें ले रही। जब हर्षवर्धन कमरे में आया तो उसने देखा कि वो नवी बेड पर पसर कर लेटी हुई थी। उसने बस एक नाइट गाउन पहना हुआ था। उसकी पतली टांगे और अंदर का व्हाइट अंडरवेयर देख सकता था वो। हर्षवर्धन की बॉडी एकदम से अकड़ गई थी। वो चलकर नवी के पास गया और उसकी आंखें नवी पर ही गड़ी हुई थी। थोड़ी आवाज सुनकर नवी ने उठकर देखा कि वो हर्षवर्धन था। उसने उसकी नजरों में जो बदलाव आया था वो नोटिस नहीं किया और बस सीधे बोली, ये दवाई सच में बहुत अच्छी है, मेरे पेट का दर्द तुरंत गायब हो गया, थैंक यू हर्षवर्धन। हालांकि अगले ही पल उसे ऐसा लगा कि हर्षवर्धन धीरे धीरे उसके और करीब आ रहा था और ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। वो बस नवी की तरफ ही देख रहा था। नवी को एकदम से ऐसा लगा कि उसके चेहरे पर जो लाली थी वो आमतौर पर नहीं होती थी, वो थोड़ा अलग लग रहा था और उसकी नजरें भी थोड़ी अलग लग रही थी। नवी बोली, तुम्हें क्या हुआ? हर्षवर्धन ने नवी की तरफ घूर कर देखा। इसकी इतनी हिम्मत कि ये उससे पूछ रही है कि उसे क्या हुआ। हर्षवर्धन की नजरें और भी ज्यादा सख्त हो गई थी। उसके बाद वो एकदम से झुककर नवी की तरफ आया और उसे बेड पर लेटा दिया। हर्षवर्धन का चेहरा नवी के एकदम करीब आ गया था और नवी ये सब देखकर हैरान थी। इससे पहले कि वो समझ पाती कि असल में क्या हुआ था, हर्षवर्धन पहले से ही उसे किस कर रहा था। क्या ये मिस्टर प्रेसिडेंट था? नवी को बस इतना ही महसूस हो रहा था कि हर्षवर्धन के किस करने की वजह से उसे सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होने लगी थी, लेकिन हर्षवर्धन उसे सांस लेने की जगह तक नहीं दे रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और वो बेहद सेक्सी लग रहा था। नवी ने अभी अभी वो दवाई ली थी और उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी बॉडी थक चुकी है, उसमें ताकत लगाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। और तो और उस दवाई की वजह से नवी का सर भी थोड़ा सा भारी हो रहा था। प्रेसिडेंशियल पैलेस की वो दवाई बहुत ही कारगर थी, लेकिन उसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स तो थे ही। उस दवाई ने तुरंत अपना असर दिखा दिया था। साफ तौर पर ये दवाई आमतौर पर मार्केट में नहीं मिलती थी। नवी उसे खुद दूर करना चाहती थी, लेकिन साथ ही वो उसकी बॉडी की खुशबू की गुलाम हो चुकी थी। जहाँ जहाँ हर्षवर्धन ने उसे किस किया, नवी को ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर एक करंट सा दौड़ रहा हो। ना चाहते हुए भी वो उसकी बाहों में बिखर रही थी। उसे दूर करने के लिए नवी ने जब उसे छुआ तो वो और भी ज्यादा बहक गई। हालांकि नवी ने वो हाथ उसे खुद से दूर करने के लिए उठाया था, लेकिन आखिरकार उसने हर्षवर्धन को कस के पकड़ लिया था। आखिर तक नवी पूरी तरह नशे में थी और वो नहीं जानती थी कि अभी अभी क्या हुआ है। उसने बस हर्षवर्धन को अपने पास लेटे हुए महसूस किया। वो अभी भी पूरी तरह से होश में नहीं थी और उसे ऐसा लग रहा था मानो वो हवा में उड़ रही है। लेकिन अगले ही दिन सुबह उठने पर उसे और भी ज्यादा ऑकवर्ड फील होने लगा था। हालांकि उसके पेट में दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन उसे काफी कमजोरी महसूस हो रही थी। जब उसे याद आया कि कल रात क्या हुआ था तो उसे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन क्योंकि वो लोग अब शादीशुदा थे तो आज नहीं तो कल उन्हें ये सब तो करना ही था। हर्षवर्धन के प्रेसिडेंट होने के टर्म खत्म होने तक वो लोग डिवोर्स तो नहीं लेने वाले थे और तो और प्रेसिडेंट के इलेक्शन हर 5 साल में एक बार होते थे, तो वो इतनी आसानी से डिवोर्स देने के लिए राजी नहीं होने वाला था। नवी ने अपने माथे पर हाथ रखे हुए मन ही मन सोचा कि वो सच में पागल हो गई थी, पूरी तरह पागल। हर्षवर्धन को मना न करने के पीछे सिर्फ एक ही वजह थी और वो ये थी कि वो उससे सिड्यूस हो गई थी। जैसे ही मेड्स ने नवी को कमरे से बाहर आते हुए देखा तो वो बोली, गुड मॉर्निंग मैडम।
मिस्टर प्रेसिडेंट ने कहा था कि आप श्रेया मैम को कॉल कर लें क्योंकि उन्होंने आपको फोन किया था। और हाँ, ये नेशनल गार्डन वाले अपार्टमेंट की चाबियां हैं, आप अपनी फैमिली को आज वहाँ पर शिफ्ट होने के लिए कह सकती हैं। हर्षवर्धन काफी तेज था। नवी को लगा था कि वो लोग आमतौर पर कभी भी यहाँ पर शिफ्ट हो सकते हैं, इसीलिए वो उन्हें चाबियां रख दी थी और इस बात की परवाह नहीं। इसके बजाय उसने पहले ही श्रेया को फोन करना सही समझा। श्रेया ने पूछा, क्या हम लोग आज नदी किनारे जाकर बारबेक्यू खाएं? नवी ने पूछा, क्या हम सब साथ में खाना खाने वाले हैं? श्रेया ने बोला, कबीर को लगता है कि मैं उस किडनैपिंग वाले हादसे की वजह से बहुत परेशान हूँ। उसने कहा कि मुझे थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, इसीलिए मैंने कुछ लोगों को बारबेक्यू के लिए इनवाइट कर लिया है। नवी बोली, ओह ठीक है, हालांकि मेरा पेट अभी ठीक हुआ है, लेकिन फिर भी मैं अपनी जान दांव पर लगाकर वहां जरूर आऊंगी। जल्द ही मेट्स ने श्रेया को बारबेक्यू के लिए तैयारी करने में मदद की। वो लोग ड्राइव करके बाहर जाकर बारबेक्यू सेटअप करने के लिए एक बढ़िया लोकेशन ढूंढना चाहते थे। ज्योति भी उनके साथ उनकी मदद कर रही थी। अपनी पैकिंग कर लेने के बाद उसने श्रेया से पूछा, तो क्या प्रेसिडेंट कपूर भी यहाँ पर होंगे? श्रेया बोली, शायद हाँ, अगर वो बिजी नहीं हुआ तो वो जरूर आएगा। अब ज्योति ने ये सुना तो वो मन ही मन खुश हो गई। स्टडी रूम की तरफ देखते हुए जहाँ इस वक्त कबीर काम कर रहा था, वो यही दुआ कर रही थी कि आज रात के बारबेक्यू में कबीर भी आए। श्रेया ज्योति के इरादों से अनजान थी और वो अंकिता से फोन पर बात कर रही थी। अंकिता भी तुरंत राजी हो गई, लेकिन फोन पर उसने पूछा कि क्या वो अपने साथ किसी और को लेकर आ सकती है। श्रेया तुरंत हंस दी और बोली, क्या तुम अपने साथ डॉक्टर गुप्ता को लाने वाली हो? अंकिता बोली, आई हेट यू। श्रेया हंसते हुए बोली, शर्माओ मत, अगर तुम उसके साथ आना चाहती हो तो उसे ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग फैमिली मेंबर्स को लेकर आना अलाउ करते हैं। अंकिता बोली, तुम कितनी बेकार हो, कौन सी फैमिली? उसने खुद मुझसे पूछा कि हम लोग उसे बारबेक्यू में इनवाइट क्यों नहीं कर रहे हैं। श्रेया बोली, ओह तो इसका मतलब वो इस वक्त तुम्हारे साथ ही है? सीरियसली, तुम दोनों पूरा टाइम साथ रहते हो, मुझे तो तुमसे जलन हो रही है अब। अंकिता बोली, अगर तुमने मुझे फिर से चढ़ाया तो मैं नहीं आऊंगी। हाँ, श्रेया ने कहा, अरे नहीं नहीं, अच्छा मैं तुम्हें अब नहीं चढ़ाऊंगी, और हाँ याद रखना कि ड्रिंक्स की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उन लोगों ने सारी तैयारियां कर ली थी। रात में कबीर और श्रेया एक साथ एक ही कार में आ गए थे। कबीर भी अपने साथ अपने बॉडीगार्ड्स को नहीं लेकर आया था और वो कार खुद ही चलाने वाला था। उसने श्रेया को आगे वाली सीट पर बैठा दिया और ज्योति पीछे वाली सीट पर बैठ गई थी। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वो ठीक कबीर के पीछे वाली सीट पर बैठ गई। जब उसने अपना सर उठाकर देखा तो वो पीछे से कबीर कपूर का सर देख सकती थी और उसकी बॉडी की खुशबू भी ले पा रही थी। इस कहानी में आगे क्या होगा सुनेंगे अगले एपिसोड में। हाय, मैं हूँ मुस्कान और आप सुन रहे हैं श्रेया और कबीर की कहानी। ना तो श्रेया और ना ही कबीर ने ज्योति पर कोई ध्यान दिया। कबीर बस श्रेया की तरफ देख रहा था। कबीर ने पूछा, तुम क्या देख रही हो? उस वक्त श्रेया बड़े ध्यान से मैप देख रही थी। उसके बाद वो कबीर से बोली, मैं अपने फोन पर लोकेशन चूज करने के लिए मैप देख रही हूँ। यहाँ पास में एक खाई है और उसके पास शायद एक अच्छी लोकेशन होगी। कबीर बोला, वहाँ पर बहुत सारे मच्छर होंगे। श्रेया को लगा कि वो सही कह रहा था। उसके बाद वो बोली, अगर ऐसा है तो उधर एक पार्क है, हम लोग शायद उस पार्क में बारबेक्यू कर सकते हैं। कबीर ने कहा, वहाँ बहुत अंधेरा होगा। श्रेया बोली, हाँ ये तो है, वहाँ की लाइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं है, वहाँ बस पार्क की सारी लाइटें बहुत ही डिम है, तो फिर वहाँ पर जो अपार्टमेंट है उधर चले? कबीर बोला, वहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे। श्रेया ने कबीर की तरफ घूर के देखा। ये आदमी सच में परेशान कर देता है। वो बोली, जो भी है ठीक है, चलो उधर खाई के पास ही चलते हैं, मुझे वैसे भी मच्छरों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी हम लोग बारबेक्यू के लिए कोयला तो जलाएंगे ही, ज्यादा से ज्यादा तुम पर मच्छर भागने वाली दवाई लगा दूंगी। इस वक्त श्रेया सच में इसी बारे में सोच रही थी कि कबीर वो मच्छर भगाने वाली दवाई लगाकर कैसा लगेगा। कुछ देर बाद नवी भी वहाँ पर पहुंच गई थी। जल्द ही अंकिता की कार भी वहाँ पर पहुंच गई। श्रेया ने उन्हें व्हाट्सएप पर लोकेशन भेज दी थी ताकि वो लोग भी वहीं पर पहुंच जाएं। कुछ देर बाद वो कार उस खाई के पास एक बढ़िया सी जगह पर रुक गई थी। कार से उतरने के बाद नवी चलकर उनके पास आई और बोली, यहाँ की सीनरी इतनी बुरी भी नहीं है। उसके बाद अंकिता कार से उतरी और जोर से बोली, श्रेया, नवी, मैं आ गई। उसके पीछे से शैलेश गुप्ता बोला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रेसिडेंट कपूर आज इतने अच्छे मूड में होंगे। वो सच में बारबेक्यू के लिए आ गए। रेलिंग के पकड़े हुए कबीर ने एक नजर शैलेश की तरफ देखा और उसके बाद उस खाई की तरफ। काफी नीचे उस खाई में पानी चमक रहा था। उस पानी में तारों की रिफ्लेक्शन नजर आ रही थी। आपस में बातें करते हुए वो लड़कियां बारबेक्यू के लिए टेबल, सॉसेस और बाकी की चीजें सेटअप करने लगी थी। एक बार जब कुछ रेडी हो गया तो जल्दी से उन लोगों ने बारबेक्यू करना शुरू कर दिया। वो खुशबू हवा में चारों तरफ फैल गई थी। श्रेया वहाँ पर बैठे हुए कबीर और शैलेश की तरफ देख रही थी। वो लोग आराम से बैठे हुए और दूसरे से बातें कर रहे थे और उन्हें ये देखकर लग रहा था कि उनका वहाँ पर बारबेक्यू करने का कोई इरादा नहीं है। अंकिता बोली, ये लोग यहाँ पर बारबेक्यू करने नहीं आए हैं, यहाँ ये लोग मच्छरों को अपना खून दान देने आए हैं। श्रेया ने भी उन दोनों की तरफ देखा और बोली, छोड़ो छोड़ो, उसे पहले से ही इसकी आदत है। नवी ने कहा, हाँ छोड़ो, श्रेया को शायद बिजी रहने की आदत हो गई है, जबकि इसके घर का शहंशाह जो मन करे वो करता है। श्रेया ने उसकी तरफ घूर कर देखा और बोली, दफा हो जाओ। लेकिन ये सच था कि कबीर घर पर कुछ भी नहीं करता था, खासतौर पर जब बात बारबेक्यू करने की या फिर ऐसी किसी चीज की हो। ऑफ कोर्स वो ये सब नहीं करने वाला था। श्रेया को इसकी आदत थी। श्रेया को कबीर के हमेशा एक महाराजा की तरह रहने की आदत हो चुकी थी, बल्कि उसे तो ये सब एकदम नॉर्मल लगता था और उसे ये बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता था। लेकिन कबीर ऐसा ही था। श्रेया ने अंकिता की तरफ देखते हुए पूछा, और बताओ कैसा चल रहा है तुम्हारा रिलेशनशिप, कहाँ तक पहुंचा? अंकिता ने हैरान होकर श्रेया की तरफ देखा और वो बोली, तुम क्या बोल रही हो? हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ है। श्रेया बोली, मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ, जल्दी से मुझे सच बता दो, वरना मैं जाकर बाद में शैलेश से खुद ही पूछ लूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि शैलेश मुझे सच जरूर बताएगा। अंकिता बोली, अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ, फिलहाल इस बारे में भूल जाओ, मैं इस वक्त उसकी स्टूडेंट हूँ। श्रेया ने पूछा, तुम्हारा तो उसके साथ सही चल रहा था, तो तुम उसकी स्टूडेंट क्यों बन गई? अंकिता बोली, मैं उससे साइकोलॉजी सीख रही हूँ। मैं अभी अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में सोच रही हूँ, आगे जाकर शायद मैं यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दूं और आगे पढ़ाई करूँ। श्रेया अभी भी इसी बारे में सोच रही थी। तभी नवी बोली, ठीक है, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप आज तक काफी इन है, इस वक्त यही ट्रेंड में है।
अंकिता बोली भाड़ में जाओ, तुम दोनों का दिमाग सच में खराब है। श्रेया ने उसके बाद उसकी बात समझते हुए अपना सर हिलाया और बोली, अच्छा तो आजकल ये सब चल रहा है तो मैं शायद पुराने जमाने की हो रही हूँ। उस वक्त ज्योति उन लोगों को साइड में से देख रही थी लेकिन वो कुछ बोल नहीं रही थी। श्रेया ने ज्योति को अपना बारबेक्यू किया और खाना सर्व किया और बोली, आओ जल्दी से ट्राई करो और बताओ कैसा है। ज्योति बोली, थैंक यू श्रेया दीदी, कोई बात नहीं, मैं खुद सर्व कर लूंगी, आप पहले प्रेसिडेंट के लिए बारबेक्यू कर दीजिए, वो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, शायद उन्हें भूख लगी होगी। नवी बोली, वाह ज्योति काफी समझदार है। श्रेया मुस्कुरा दी। उसने कबीर की तरफ देखते हुए उसे बुलाते हुए कहा, कबीर बातें करना बंद करो, खाना तैयार है, जल्दी पहले आकर खाना खा लो। कबीर चलकर उनके पास आ गया और आकर श्रेया की साइड वाली सीट पर बैठ गया। श्रेया जल्दी से बोली, चलो अपना मुंह खोलो। कबीर ने उस खाने की तरफ देखा और श्रेया ने बारबेक्यू किया हुआ पूछा, क्या ये खाने लायक है? श्रेया बोली, ऑफ कोर्स ये खाने लायक है। अच्छा आप इसे खूना बंद करो, इसे खाने में तुम बीमार नहीं होने वाले हो, जल्दी अपना मुंह खोलो। ये कहते हुए श्रेया ने सीधे कबीर के मुंह में वो खाना डाल दिया। कबीर अपना खाना खा रहा था। उधर दूसरी तरफ सब लोग हैरान होकर इन दोनों की तरफ ही देख रहे थे। खाते वक्त कबीर को ऐसा लग रहा था वो खाना सच में काफी बढ़िया था, लेकिन उसने फिर भी मुंह बनाकर श्रेया की तरफ देखा और बोला, अगर हिम्मत है तो दोबारा मुंह में डालकर दिखाओ। श्रेया ने एक और पीस उठाकर उसके मुंह में डाल दिया और बोली, एक तो मैं तुम्हें खाना खिला रही हूँ और तुम यहाँ बकवास कर रहे हो। लेकिन कबीर ने अचानक से उसकी उंगली पर काट लिया। श्रेया हैरान होकर चिल्ला दी और कबीर बस मुस्कुरा दिया। श्रेया चिल्लाकर बोली, कबीर क्या तुम पिछले जन्म में कुत्ते थे? कबीर बोला, हाँ खाना काफी अच्छा है, अभी लगा ना बढ़िया। दूसरी तरफ बैठे हुए लोग और भी ज्यादा शौक में थे। अंकिता ने तुरंत कहा, हे क्या हम सिंगल लोगों के लिए भी ये कुत्ते वाला खाना है? वो लोग उन्हें इस तरह से एक दूसरे को प्यार दिखाते हुए देखकर पागल हो रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कबीर कपूर और श्रेया आमतौर पर ऐसे होते होंगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि द ग्रेट कबीर कपूर की ऐसी पर्सनालिटी भी होगी, लेकिन कबीर और श्रेया हमेशा से ही ऐसे थे और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बाकी लोग उनकी हरकतें देखकर इतना हैरान हो जाएंगे। उन लोगों ने अपनी नजरें उठाकर देखा, सब लोग हैरान होकर उन्हें देख रहे थे। उसके बाद श्रेया ने उन लोगों की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोग क्या देख रहे हो? तुम सब लोग ऐसे देख रहे हो तो अगर तुमने ग्रिल नहीं देखी तो सारा खाना जल जाएगा। तुम लोग अभी भी मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? लेकिन ये सब करते हुए श्रेया का चेहरा पहले से ही लाल हो रहा था। ये कबीर कपूर ये सच में बहुत ही बुरा था। इसे इन सब के सामने ऐसा करने की क्या जरूरत थी? इतने लोगों के सामने उसने उसकी उंगली काट ली। ज्योति साइड में बैठी चुपचाप ये सब देख रही थी। उसकी नजरें सिर्फ कबीर पर गड़ी हुई थी और वो मन ही मन सोच रही थी कि काश वो उसे इस तरीके से ट्रीट करता। सच में बड़े दुख की बात थी कि वो किसी और की तरफ पलट कर देखता तक नहीं था। वो सीधे जाकर श्रेया के पास बैठ गया। सब लोग उस वक्त बारबेक्यू किया हुआ खाना खा रहे थे कि तभी नवी बोली, अच्छा है ये मत भूल जाना कि अगले कुछ दिनों बाद तुम्हें मूवी के प्रमोशनल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट भी करना है। मूवी का प्रीमियर अभी भी कुछ दिनों में होने वाला है, तो डेफिनेटली इस दौरान तुम्हारा स्केड्यूल थोड़ा टाइट रहेगा। अंकिता बोली, तुम लोग सच में बहुत बिजी हो यार। बाय द वे क्या तुम ये नहीं कह रही थी कि तुम्हें गांव वगैरह विजिट करने जाना था? नवी बोली, हाँ कल मेरे पेट में काफी दर्द हो रहा था, इसीलिए हमने आज की विजिट कैंसिल कर दी। अपने पेट दर्द की बात करते हुए नवी ना चाहते हुए भी शर्मा गई। उसका पेट का दर्द तो ठीक हो गया था,